हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आज का हम लोग का मेन टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम। अल्मुनियम का हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 9 था वो, अब हम लोग आ गया मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, मेन टॉपिक हम लोग क्या है? नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेन टॉपिक आज का हम लोग का है एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ से एक पहले टर्म पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो धातुकर्म। नहीं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी या इलेक्ट्रो धातुकर्म किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा यदि किसी प्योर धातु को हम प्राप्त करते हैं, नहीं, किसी प्योर धातु को अगर हम प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रो धातुकर्म कहते हैं। देख रहे हो, इलेक्ट्रो का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से अगर हम किसी शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, शुद्ध धातु का निष्कर्षण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो धातुकर्म कहते हैं। वही बात मैंने लिखा हुआ है, देख लो। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रो धातुकर्म कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा यदि किसी धातु का निष्कर्षण किया जाए तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी या इलेक्ट्रो धातुकर्म कहते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहां से लिख रहा है बॉक्साइट अयस्क से अल्मुनियम का निष्कर्षण। बॉक्साइट अयस्क से अल्मुनियम का निष्कर्षण तुम कैसे करोगे इसके बारे में हम लोग को पढ़ाया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखा जाए तो सबसे पहले लिखा हुआ है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला जनरली लिखा रहता है, नहीं, Al2O3.2H2O। नहीं, तो बॉक्साइट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, Al2O3.2H2O नहीं होता है, उसके साथ प्लस में इम्प्यूरिटीज यानी अशुद्धियां भी होती हैं। इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या हुआ? इम्प्यूरिटीज का मतलब है अशुद्धियां। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट का मतलब हो गया Al2O3.2H2O प्लस अशुद्धियां। ध्यान रखना, इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या है? अशुद्ध। अब कैसे निकालेंगे? बॉक्साइट में से हमको निकालना क्या है? तो हमको चाहिए सिर्फ ये वाला एल्युमिनियम चाहिए, हम लोग को चाहिए सिर्फ एल्युमिनियम। कैसे निकालेंगे? स्टेप्स क्या है? तो कुछ कॉमन स्टेप जो सब में रहते हैं बाबू। चलो देखो स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, अयस्क को तोड़ना है और अयस्क को पीसना है। ठीक है, तोड़ना और पीसना तो सब में है। फिर सेकंड पॉइंट, अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण यानी अयस्क को अब साफ सुथरा करना है। साफ सुथरा करने के लिए पहला स्टेप आप क्या करते हो? द्रवीय धावन। नहीं, द्रवीय धावन क्या होता है? द्रवीय धावन के कारण हम लोगों का जो अयस्क पर मिट्टी होता है, जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, वो सब अयस्क से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण आपका अयस्क जो है उससे कुछ अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। सभी अशुद्धियां द्रवीय धावन से अलग नहीं होती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद आप याद करो कि बॉक्साइट से, बॉक्साइट जो होता है, जो अयस्क है, उस अयस्क में से हम लोग एल्यूमिना निकालते थे। तो बॉक्साइट में से एल्यूमिना निकालने के लिए हम लोग एक प्रक्रिया पीछे पढ़ चुके हैं जिसे हम लोग कहते थे निछालन, जिसे इंग्लिश में कहते थे लीचिंग। इंग्लिश में लोग क्या कहते थे उसको? लीचिंग प्रोसेस। तो बॉक्साइट का निछालन किया जाता था और निछालन करके हम लोग को बॉक्साइट में से प्योर एल्यूमिना को निकाल लिया जाता है। तो एल्यूमिना क्या है भाई? तो Al2O3। ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो कि बॉक्साइट का निछालन करवाकर उससे साफ सुथरा तथा शुद्ध एल्यूमिना, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या हुआ? Al2O3 प्राप्त किया जाता है। अब ये जो हम लोग का शुद्ध एल्यूमिना जो है, इस एल्यूमिना में बहुत सारी अशुद्धियां जो हैं वो अलग हो जाती हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो आप द्रवीय धावन कर दिए जिससे कुछ मिट्टी उट्टी हट गया, और दूसरा जब निछालन कीजिएगा तो निछालन करने पर आपको एकदम शुद्ध एल्यूमिना मिल जाएगा, अल्मुनियम नहीं मिलेगा, एल्यूमिना यानी Al2O3 आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखना है। अभी हम लोगों को क्या चाहिए? Al2O3 में से अभी ऑक्सीजन को अलग करना है और हम लोग क्या चाहिए? अल्मुनियम चाहिए। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो बॉक्साइट में से अगर Al2O3 को प्राप्त करना है, नहीं,
तो देख लो बॉक्साइट पे देख लो बाबू, बॉक्साइट क्या है तुम्हारा Al2O3.2H2O प्लस इम्प्यूरिटीज। अब बॉक्साइट का जो तुम निछालन करते हो तो क्या हट गया, इम्प्यूरिटीज हट गया, नहीं ये जो 2H2O था ये भी हट गया, और तुमको साफ सुथरा क्या मिल गया, Al2O3 तुमको प्राप्त हो गया। किस प्रक्रिया के द्वारा बाबू, निछालन के प्रक्रिया के द्वारा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग को बोला गया कि जो निछालन की प्रक्रिया थी, बॉक्साइट का जो निछालन का प्रक्रिया था, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते थे, वहां भी पढ़े थे हम लोग, बेयर्स प्रोसेस हम लोग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, बेयर्स प्रोसेस। तो कोई कोई पूछ देता है एग्जाम में, नहीं कि बेयर्स प्रोसेस क्या है, नहीं तो आप बताइए कि बॉक्साइट का निछालन करवा के शुद्ध अलुमिना को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। ओके चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, देखा जाए तो अब ये बोल रहा है कि एल्यूमिना, तो एल्यूमिना क्या है बाबू, Al2O3। अब Al2O3 से एल्युमिनियम प्राप्त करना है, Al2O3 से क्या प्राप्त करना है, एल्युमिनियम। तो अब Al2O3 जो है इसका वैद्युत अपघटन करवाना पड़ेगा, चलो वही लिखा हुआ है, एल्यूमिना Al2O3 से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। अब हमको क्या करना है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया का उपयोग करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एल्यूमिना में से अल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई अब वैद्युत अपघटन करवाने के लिए क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, उस व्यवस्था को पहले पढ़ लो। देखो तो क्या लिख रहा है, यहां से हम लोग पढ़ें इसको, देखा जाए। लिख रहा है कि वैद्युत अपघटन करवाने के लिए, वैद्युत अपघटन करवाने के लिए मोल्टेन एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। सही बात है भाई, हमको मोल्टेन फॉर्म में एल्यूमिना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वैद्युत अपघटन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि हम लोगों को एक वैद्युत अपघटनी टैंक लिया जाता है, और उस टैंक में हम लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, वैद्युत अपघट्य उपस्थित रहते हैं, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिना जो है, इस एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कराना है। तो ये वैद्युत अपघटन करवाने के लिए एल्यूमिना जो है वो किस रूप में होना चाहिए, तो लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य रूप में होना चाहिए। अब एल्यूमिना जो होता है इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है भाई, 2223 लगभग केल्विन के आसपास में इसका गलनांक होता है। तो 2223 केल्विन जो हम लोग गलनांक कह रहे हैं, ध्यान रखना है, 2223 केल्विन जो इसका गलनांक है, ये गलनांक बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना है। तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में ये दिक्कत उत्पन्न करेगा, ध्यान रखना है। तो हमको क्या करना है कि कैसे भी करके इस एल्यूमिना का जो गलनांक है, इस गलनांक को कम करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एल्यूमिना के गलनांक को कम करने के लिए, एल्यूमिना के गलनांक को कम करने के लिए इस एल्यूमिना के साथ वैद्युत अपघटनी टैंक में, यानी जो हम जिस टैंक में हम लोग वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराएंगे उसे वैद्युत अपघटनी टैंक कहते हैं। अब उस टैंक में हम क्या डाल देंगे, तो एल्यूमिना डाल दिए Al2O3 और कुछ नमक डाल देंगे। यहाँ नमक के रूप में कौन है भाई, तो नमक के रूप में यहाँ डाला जाता है क्रायोलाइट Na3AlF6, और क्या डाला जाता है, फ्लोरोस्पार CaF2। ये दो ऐसे नमक हैं जिनको हम लोग इस Al2O3 वाले बर्तन में डाल देते हैं। अब ये नमक करते क्या है, तो ये नमक जो है ये एल्यूमिना को गला देते हैं, विघटित कर देते हैं, क्योंकि नमक का काम आप जानते हो, नहीं। अब उसके कारण होता क्या है कि जो एल्यूमिना है, नहीं, जब ये गल जाता है नमक के कारण, तो इसका गलनांक कम हो जाता है, ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। वैद्युत अपघटन करवाने के लिए मोल्टेन एल्यूमिना का उपयोग, मोल्टेन ध्यान रखना है, यानी कि एल्यूमिना लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, का उपयोग किया जाता है। लेकिन एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक क्या होता है बाबू, बहुत ज्यादा होता है, लगभग 2223 केल्विन, लगभग 2223 केल्विन होता है, ठीक है। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला है Na3AlF6, जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्रायोलाइट तथा फ्लोरोस्पार, ध्यान रखना है, फ्लोरोस्पार CaF2 मिलाया जाता है, ध्यान रखना है। तो
ये क्रायोलाइट जो हम लिखे हुए हैं ये क्या है, नमक है, देख रहे हो, सोडियम, अल्युमिनियम और फ्लोरीन, तो ये हैलोजेंस हैं। और जब भी हैलोजेंस मेटल के साथ प्रेजेंट रहते हैं तो क्या होते हैं, नमक होते हैं। यहाँ भी देख लो, फ्लोरीन हैलोजन है और कैल्शियम मेटल है, नहीं तो जब भी हैलोजन मेटल के साथ रहते हैं बाबू, वो कैसे काम करते हैं, नमक की तरह काम करते हैं। तो इन नमक बोल रहे हैं हम, इन नमक को कहाँ मिलाएंगे, एल्यूमिना के साथ मिलाएंगे, और मिलाकर और तब जब हम गर्म करेंगे तो जो एल्यूमिना पहले 2223 केल्विन टेम्परेचर पे गलता था, नहीं वो एल्यूमिना इन लोगों के उपस्थिति में, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार की उपस्थिति में, अब वही एल्यूमिना बहुत कम टेम्परेचर, शायद लगभग 1140 केल्विन, जो कि आगे लिखा हुआ है 1140 केल्विन पर ही गल जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2223 केल्विन है, वह एल्यूमिना 1140 केल्विन पर क्या करता है बाबू, मेल्ट करना शुरू कर देता है। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखा जाए क्या लिखा हुआ है। Na3AlF6 तथा CaF2 एक प्रकार के नमक हैं जो Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को 2223 केल्विन से घटाकर 1140 केल्विन, देख लो बाबू, नहीं इनके उपस्थिति के कारण से, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार के उपस्थिति के कारण से इनका टेम्परेचर जो कि पहले था 2223 केल्विन, अब वो घटकर कितना हो गया, 1140 केल्विन तक ये कर देते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग को ध्यान रखना है कि एल्यूमिना को लिक्विड फॉर्म में लेना है, और लिक्विड फॉर्म में लेने के लिए अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना, नहीं तो बर्तन, जिस बर्तन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे उस बर्तन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए सही नहीं है। तो हमको कुछ ऐसा उपाय करना था जिसके कारण से एल्यूमिना मेल्ट भी कर जाए और हमको कम टेम्परेचर देना पड़े। तो उपाय क्या था, नमक डालना। कौन सा नमक, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3AlF6 और फ्लोरोस्पार FCaF2। ध्यान रखना है। तो इन दोनों का हम लोग यूज किए, नहीं ये दोनों क्या किए, तो एल्यूमिना के गलनांक को 2223 केल्विन से घटाकर 1140 केल्विन तक ला दिए, ठीक है। तो अब आसानी से एल्यूमिना हम लोग का मेल्ट कर जाएगा। चलो भाई, साथ ही दूसरे पॉइंट पे आ जाए। साथ ही हम जानते हैं कि फ्यूज्ड एल्यूमिना विद्युत का कुचालक, ध्यान रखना है, अच्छा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ये जल में बहुत कम आयन उत्पन्न करता है। ध्यान रखना है। अच्छा देखो, तो हम लोग अगर बोले यहां पर कि जो प्योर वाटर होता है, अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी प्योर पानी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ध्यान रखना है। अब इसी पानी में अगर आप नमक डाल दो, ये आपका पानी है, नहीं इसमें आप नमक डाल दो ऊपर से NaCl, ठीक है, तो ये NaCl टूट जाता है प्लस में, Na प्लस और Cl माइनस में, ये प्लस का मतलब Na प्लस और ये Cl माइनस में टूट गया। नहीं, अब जब इसमें प्लस और माइनस, Na प्लस और Cl माइनस आ जाए, अब इसमें आप करंट फ्लो करवाओगे, नहीं तो अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो कोई भी सॉल्यूशन, ध्यान रखना है, नहीं यह क्या हो गया, पानी और नमक का सॉल्यूशन है, तो कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है, जब उस सॉल्यूशन में फ्री आयंस उपस्थित रहे, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन उपस्थित रहेंगे, तभी वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना है। तो हम लोगों को ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कब, जब इसमें फ्री आयंस उपस्थित रहेंगे तब, ठीक है। अब एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना जिसको आप बोल रहे हो Al2O3, नहीं ठीक है, ये Al2O3 जो है, ये जनरली देखा जाए तो इसमें ये जल्दी आयन उत्पन्न नहीं करता है, ये जल्दी आयन उत्पन्न नहीं करता है, जल्दी आयन उत्पन्न नहीं करता है। तो सोचो कि अगर ये सॉल्यूशन में जाने के बाद आयन उत्पन्न नहीं करेगा, तो क्या
अगर हम बर्तन में पानी ले लिए, ऐसे पानी ले लिए और ये Al2O3 के फॉर्म में यहाँ रहे, Al2O3 के फॉर्म में रहे, ये आयन में नहीं टूटे, तो अगर आयन नहीं उत्पन्न करेगा तो क्या इसमें करंट हम फ्लो करवाएंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा, ध्यान रखना है। इस Al2O3 को टूटना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जब तक ये उत्पन्न नहीं करेगा तब तक इस पानी में करंट फ्लो नहीं करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। नमक है NaCl, तो NaCl अगर पानी में डालते हैं, वो Na प्लस और Cl माइनस जब टूटता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन जब उत्पन्न करता है, तभी ये पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर NaCl को पानी में डाल दो और वो आयन में नहीं टूटे तो यह पानी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई पूछता है कि भाई एल्यूमिना जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, तो आप बोलिए कि एल्यूमिना जो है ये पानी में जाने के बाद आयंस उत्पन्न नहीं करता है, तो अगर ये आयन उत्पन्न नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो एल्यूमिना जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में आयंस बहुत कम उत्पन्न करता है, नगण्य मात्रा में उत्पन्न करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। अब हम लोग जो क्रायोलाइट डाले थे और फ्लोरोस्पार जो डाले थे, नहीं, हम लोग क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार जो नमक डाले थे, नहीं, तो ये नमक क्या करते हैं, ये नमक जब जाते हैं और Al2O3 के साथ रहते हैं तो ये नमक Al2O3 को विघटित कर देते हैं, नहीं, उनको तोड़ देते हैं, उनके विघटन में मदद करते हैं। नमक का काम क्या होता है? गला देना, पचा देना, ध्यान रखना है। तो वो Al2O3 के साथ रह के Al2O3 को तोड़ देते हैं, नहीं, जिससे आपका अल्युमिनियम आयन उत्पन्न होता है और ऑक्सीजन आयन उत्पन्न होता है, ध्यान रखना है। तो ये फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट जो हैं ये एल्यूमिना को विघटित होने में मदद करते हैं, जिसके कारण जो एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है वह इनकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति? तो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार की उपस्थिति के कारण से वही एल्यूमिना अब विद्युत का सुचालक हो जाता है, क्योंकि ये लोग एल्यूमिना को टूटने में भी मदद करते हैं, आयन उत्पन्न करने में मदद करते हैं, ध्यान रखना है। तो प्योर एल्यूमिना जो होता है वो आपका विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अगर उसमें नमक डाल दिया जाए तो वही आयन में टूट जाएगा और विद्युत का सुचालक हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ लो, लिखा भी हुआ है, देखा जाए, पढ़ा जाए। तो यहां से हम लोग को लिखा हुआ है, अगर हम लोग पढ़ें तो लिखा हुआ है क्रायोलाइट यानी Na3Alf6 तथा फ्लोरोस्पार यानी CaF2 जो कि एक प्रकार के क्या हैं? नमक हैं। ये Al2O3 को आयन में विघटित होने में मदद करते हैं, ध्यान रखना है, जिसके कारण Al2O3 विद्युत का सुचालक हो जाता है, जिसके कारण Al2O3 विद्युत का क्या हो जाता है बाबू? तो सुचालक हो जाता है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पर। हम लोग सब कुछ समझ गए, नहीं, अब हम लोगों को वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराने के लिए क्या किया जाता है वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ एक फोटो बनाया गया है, नॉर्मल सा फोटो है, नहीं, चलो यहाँ पर मोल्टेन Al2O3, चलो तो मोल्टेन Al2O3 का मतलब यहाँ पर ये आयन टूटेगा, ये क्या है? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, इसको हिंदी में भी वही लिखते हैं, क्रायोलाइट लिखते हैं, घबरा मत जाइएगा, क्रायोलाइट, ध्यान रखना है। मोल्टेन Al3 इनकी उपस्थिति में ये टूट जाएगा, कौन सी में भाई? तो 2Al3 प्लस अल्युमिनियम अलग और 3O2 माइनस, यानी Al3 प्लस उत्पन्न होगा और O पर 2 माइनस उत्पन्न होगा, ठीक है। चलो अब देखा जाए तो ये कॉपर का क्लैंप लगाया गया है ऊपर, ये कॉपर का क्लैंप है, नहीं, क्लैंप का मतलब हुक, जिस पर हम लोग कार्बन का ये रॉड टांगे हुए हैं। ये सब जो ब्लू वाला रॉड दिख रहा है ये सब कौन सी का है? कार्बन का रॉड डाला गया है, ये सब कार्बन का रॉड है, नहीं, कार्बन का रॉड का मतलब कोयला का ही हम लोग रॉड बना के, या ग्रेफाइट बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं, ग्रेफाइट भिकाजी का बना होता है, कार्बन का बना होता है, जो पेंसिल का नोक होता है, नहीं, तो उसी का हम लोग यहाँ बना के यहाँ पर सब लटकाए हुए हैं इस कॉपर के क्लैंप में, ठीक है। चलो भाई, इस बर्तन में हम लोग क्या डाले हुए हैं? तो क्या क्या डाले हुए हैं भाई? मोल्टेन एल्यूमिना डाले हुए हैं और क्रायोलाइट डाले हुए हैं, कॉपर का एक क्लैंप लिए हैं, यानी एक स्टैंड है जिसमें ग्रेफाइट के रॉड को टांगा गया है। आई होप मेरी बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब ये जो बर्तन लिया गया है ये बर्तन लोहे का होता है, ये बर्तन कौन सी का होता है बाबू? लोहे का होता है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है ये सब लोहा का है, समझ जाना है,
ठीक है। अब इस ग्रीन कलर पर तुम देखोगे तो एक ब्लू रंग का स्ट्रिप हम यहाँ पर खींचे हैं, नहीं ये ब्लू रंग का एक स्ट्रिप हम खींचे हैं, वो तुमको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ब्लू रंग का जो स्ट्रिप है, नहीं ये कार्बन का एक परत है, पतला सा कार्बन का परत है, ध्यान रखना है, ये कार्बन का पतला सा परत है इस आयरन पर, अंदर अंदर एक परत दिया गया है कार्बन का, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया कि हम लोग वैद्युत अपघटन कराने वाले हैं, किसका, एल्यूमिना का। तो उसके लिए क्या क्या हम कर रहे हैं, एक लोहे का बर्तन ले लिए, एक ऐसा लोहे का बर्तन जिसका अंदर से कार्बन का एक पतला परत उस पर चढ़ा हुआ है, वो ले लिए, ठीक है भाई। इस बर्तन में हम क्या लिए हुए हैं, तो मोल्टेन एल्यूमिना लिए हुए हैं, क्रायोलाइट लिए हुए हैं, और मान लो ये भी हम लिख देते हैं CaF2, नहीं यानी फ्लोरोस्पार, जो कि बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, तो फ्लोरोस्पार हम ले लिए हुए हैं, ठीक है। अब ये कॉपर का एक क्लैंप लिए हुए हैं और उसमें कार्बन ऐसे हम लोग का लटकाया हुआ है, ठीक है। अब देखो ऊपर हम लोग एक बैटरी लिए हुए हैं, नहीं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को हम लोग जोड़ दिए हुए हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को हम लोग जोड़ दिए हुए हैं इस बर्तन से, नहीं निगेटिव टर्मिनल को हम कहाँ जोड़ दिए हैं, इस बर्तन से, जो कि लोहे का बना हुआ है और जिस पर कार्बन का परत चढ़ा हुआ है, उससे हम निगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिए, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसको हम लोग जोड़ दिए इस कार्बन से, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम कॉपर क्लैंप से नहीं जोड़ रहे हैं बाबू, इस पॉजिटिव प्लेट को हम लोग कहाँ जोड़ रहे हैं, तो इस कार्बन के रॉड से, यानी जो ग्रेफाइट का हम जो रॉड यहाँ पे लटकाए हुए हैं, इस ग्रेफाइट के रॉड से हम लोग इसको जोड़ दिए पॉजिटिव प्लेट को, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि हम लोग निगेटिव प्लेट से किसको अटैच किए हैं, बर्तन को अटैच किए हैं, जो कि आयरन का बना हुआ है और जिसपे कार्बन का लाइनिंग किया हुआ है, ठीक है। और जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको किससे जोड़ दिए हुए हैं, तो उसको इस कार्बन से जोड़ा गया है, ध्यान रखना है। तो ये सभी कार्बन उससे जुड़े रहेंगे, ध्यान रखना है, ये कार्बन भी जुड़ा होगा, ये भी कार्बन जुड़ा होगा इसी रेड लाइन से, यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा रहेगा, उसी से आपका ये भी जुड़ा रहेगा, उसी से आपका ये भी जुड़ा हुआ है, उसी से आपका ये भी जुड़ा हुआ है, सब जुड़े रहेंगे, ध्यान रखना है। और ये सब किससे जुड़े रहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग क्या कराने वाले हैं, तो एल्यूमिना Al2O3 जो था उसी का हम लोग क्या कराने हैं वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन कराने वाले हैं। वैद्युत अपघटन कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग एक बर्तन ले रहे हैं जो कि लोहे का बना हुआ है, अंदर से उस पर कार्बन का लेप लगाया हुआ है, कार्बन का एक परत चढ़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग एक कॉपर क्लैंप ले लिए हुए हैं जिसमें हम लोग 4-5 गो कार्बन का या ग्रेफाइट का रॉड टांग दिए हुए हैं, ठीक है। एक बैटरी लिए हुए हैं, उस बैटरी का काम क्या है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कार्बन या ग्रेफाइट के रॉड से जुड़ा हुआ है, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो बर्तन से जुड़ा हुआ है, नहीं जो उसको हम लोग वैद्युत अपघटनी टैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब निगेटिव प्लेट पर क्या रिएक्शन होगा, पॉजिटिव प्लेट पर क्या रिएक्शन होगा, उसको अब समझने की आवश्यकता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, देखा जाए, चलो देखा जाए। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसमें निगेटिव प्लेट पर क्या होगा, निगेटिव प्लेट की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक रफ स्केचिंग फिगर ऐसे ही बनाते हैं कि मान लो, ठीक है, ऐसे हम लोग जस्ट समझने के लिए बनाते हैं कि यहाँ पर आपका मान लो ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, नहीं जी, ठीक है, यहाँ से बैटरी का, और ये हो गया हम लोग का निगेटिव टर्मिनल। चलो बर्तन में हमारे पास क्या है, तो मेनली हम लोगों का बैलेंस Al3+ और O पर 2-, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन हम लोग के प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, तो इस निगेटिव प्लेट पर जाएगा, यानी कि इस बर्तन पर जाकर चिपकना शुरू करेगा। चलो तो हम लोग बात करना चाहते हैं कि निगेटिव प्लेट पर क्या होगा, तो निगेटिव प्लेट पर कौन जाएगा बाबू, Al3+, ठीक है, जो कि आपका मोल्टेन फॉर्म में है, और ये Al2+ निगेटिव प्लेट पर जाकर क्या करेगा, तो 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एल्युमिनियम के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर जो हम लोग का जो रिएक्शन कराया जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 1170 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, 1170 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग का देखा जाए
तो एल्युमिनियम आपका यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ चिपकने लगा, निगेटिव प्लेट पर चिपकने लगा, यानी बर्तन पर ही चिपकने लगा। लेकिन टेम्परेचर बर्तन का 1170 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, तो ये एल्युमिनियम मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करके बर्तन के तल पर बैठने लगता है। ये एल्युमिनियम मेल्ट करके बर्तन के तल पर बैठना शुरू कर देता है, ध्यान रखना, नीचे बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अल्मुनियम 3+ नहीं, जो कि पहले मोल्टेन फॉर्म में था, ये अल्मुनियम हम लोग क्या हुआ, यहाँ से निकलकर हम लोग का निगेटिव प्लेट पे गया, क्यों, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, और जाकर यहाँ पर चिपकना शुरू कर दिया। ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा था, तो इस टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करके बर्तन तल पर बैठना शुरू कर जाता है। यहाँ पर हम लोग एक बर्तन में होल रखते हैं, जिससे हम लोग बार बार अल्मुनियम को यहाँ पर एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका अल्मुनियम जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, चलो, तो निगेटिव प्लेट पर हो क्या रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी कि निगेटिव प्लेट पर हो क्या रहा है बाबू, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो निगेटिव प्लेट पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। जहां भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है वहां क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अवकरण, और जिस प्लेट पर रिडक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, तो ये सब हम लोग पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। तो ये आप समझ जाइएगा कि जहां भी निगेटिव प्लेट है, नहीं, वैल्यूम प्रक्रिया में जो निगेटिव प्लेट होता है उस पर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जहां होता है वहाँ क्या होता है, अवकरण, यानी कि रिडक्शन होता है। और जिस प्लेट पर रिडक्शन होता है बाबू, उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये हम लोग को रिएक्शन लिखा गया। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव प्लेट की। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव प्लेट की। पॉजिटिव प्लेट पर क्या होगा, नहीं, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये वाला हमारा पॉजिटिव प्लेट है, नहीं, और ये पॉजिटिव प्लेट बना हुआ किस चीज़ का है, कार्बन का बना हुआ है, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये कार्बन का बना हुआ है। अब पॉजिटिव प्लेट पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर यहाँ पर गया। ये O2- जो है वो इस पॉजिटिव प्लेट पर गया। तो सोचो, कार्बन और ऑक्सीजन, नहीं, में ऑक्सीजन जो है ये ताकतवर होता है, ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, नहीं, तो ऑक्सीजन की विद्युत क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कार्बन की विद्युत क्या होती है, कम होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास पहुंचता है, ये O2- इसमें जो उपस्थित कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन का रॉड है तो बहुत सारे इसमें कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे, नहीं, तो ये O2- इसमें से कार्बन को अपनी ओर खींचता है। ये खुद नहीं चिपकता है, ये ऑक्सीजन कार्बन को इसमें से खींचता है। तो सोचो क्या होगा, नहीं, ये जो O2- इस पे 2- है, तो ये उदासीन कार्बन तो खींचेगा नहीं, नहीं, इस पे 2- है, तो कार्बन को किस रूप में खींचेगा, C2+ के रूप में खींचेगा। तो ये समझो कि ये कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने रॉड पर छोड़ देगा, यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, और इसमें ये विलयन में आना शुरू करेगा, किस रूप में, C2+ के रूप में। और इसका 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, रॉड पर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो खींच के इस बैटरी को सप्लाई करेगा, ध्यान रखना है। तो ये कार्बन सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और सॉल्यूशन में किस फॉर्म में आता है, C2+ के फॉर्म में ये हम लोग का चला आता है, नहीं, C2+ ये लिक्विड फॉर्म में हम लोग का चला आता है। ठीक है, तो ये कार्बन का रॉड हो गया, ये 2 माइनस मतलब छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, रॉड पर ही 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, और सॉल्यूशन में किस रूप में आ गया, C2+ में। तो C2+ के फॉर्म में क्यों आया, क्योंकि कार्बन को खींच कौन रहा है, O2-, तो इस माइनस को क्या चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए, नहीं, तो ये कार्बन को मजबूर करेगा कि कार्बन 2+ फॉर्म में आए, ना कि न्यूट्रल फॉर्म में आए। तो कार्बन यहाँ से 2+ फॉर्म में आएगा। ठीक है, कार्बन किस फॉर्म में आएगा, 2+ फॉर्म में। तो कार्बन सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, C2+ के फॉर्म में आ गया। अब इस C2+ जो लिक्विड है, इससे कौन रिएक्शन कर लेगा, O2- रिएक्शन कर लेगा। जैसे ही इसे रिएक्शन करेगा, इन दोनों के रिएक्शन से सोच लो क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन 2+ 2- क्या बनेगा बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से आपका बन सकता है। ठीक है, या पॉजिटिव प्लेट पर एक और संभावना है कि ये भी हो सकता था, नहीं, ध्यान रखना है, जो कार्बन सॉलिड है, नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता, और 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके C4+ लिक्विड में कन्वर्ट करता, नहीं, और ये C4+ जो है ये कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो 2O2-, क्योंकि देख लो एक ऑक्सीजन पर कितना माइनस है, 2-, नहीं, तो यहाँ पर 4+ है, तो इस 4+ को मेंटेन करने के लिए कितना ऑक्सीजन को इसे रिएक्शन करना पड़ेगा, तो 2O2- से इसको रिएक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का बन जाएगा CO2 गैस,
ध्यान रखना है। नहीं तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा या तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो CO गैस भी बनता है तथा CO2 गैस भी हम लोग का फॉर्म होता है। नहीं कुछ CO गैस भी बनते हैं, कुछ CO2 गैस भी बाहर निकलते हैं, ये दोनों ही रिएक्शन हम लोग का होते रहते हैं उसके अंदर। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई हो कि पॉजिटिव प्लेट पर कौन सा रिएक्शन होगा। नहीं तो पॉजिटिव प्लेट पर हो क्या रहा है, ये जो कार्बन है वो धीरे 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 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता रहेगा। यानी ये कार्बन एक्चुअली देखा जाए तो कि कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया, कॉम्बसन रिएक्शन। कॉम्बसन रिएक्शन यानी एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये कार्बन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। कार्बन का रॉड जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 गैस में आता जाएगा। यानी कार्बन का रॉड जल रहा है, जल रहा है, धीरे धीरे जलते 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 ये रॉड पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना है। फिर दूसरा रॉड यूज होगा, फिर तीसरा रॉड यूज होगा, फिर चौथा रॉड यूज होगा। ऐसे करते करते आपके कार्बन रॉड जो होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। और आपको बार बार जब भी एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना होगा तो आपको बार बार पॉजिटिव प्लेट के रूप में कार्बन का रॉड लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब पॉजिटिव प्लेट पर हो क्या रहा है, तो एक्चुअली देखो तो -2 इलेक्ट्रॉन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नहीं तो जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जहां भी बाबू एनोड होता है, नहीं सॉरी, जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो जहां भी ऑक्सीडेशन हो उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो आई होप मेरी बात आपको यहाँ भी समझ में आ गई होगी कि निगेटिव प्लेट पर कौन सा रिएक्शन हुआ और पॉजिटिव प्लेट पर कौन सा रिएक्शन आपका हुआ। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलो थोड़ा सा इसी को हम लोग ढंग से थोड़ा लिखते हैं। देखो तो हम लोग देखें अगर, तो हम लोग बात कर रहे थे निगेटिव प्लेट की, नहीं जिसको हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कैथोड। तो अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर तो ये रिएक्शन हो रहा है, Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम लिक्विड फॉर्म, ये एल्युमिनियम लिक्विड फॉर्म नीचे बैठ रहा है। और पॉजिटिव प्लेट के रिएक्शन को देखें अगर, तो पॉजिटिव प्लेट पर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में था 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, नहीं और हम लोग का C2+ में कन्वर्ट कर रहा था, लिक्विड फॉर्म में आ रहा था। और ये जो C2+ था जो कि लिक्विड फॉर्म में था, ये O2- से रिएक्शन कर रहा था। और रिएक्शन करके क्या बना रहा था, तो CO गैस का फॉर्मेशन कर रहा था। इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड करें तो क्या होगा, C2+ से C2+ कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा कार्बन सॉलिड, इधर बच जाएगा हम लोग का प्लस में O कार्बन सॉलिड, O पर 2-, फिर यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CO गैस। ये आपका हुआ पॉजिटिव प्लेट का रिएक्शन। अब मान लो कोई बोल देता हमको कि ओवरऑल रिएक्शन लिखो, नहीं CO गैस के कारण हम वो बोलता कि ओवरऑल रिएक्शन लिखो। ध्यान रखना है। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने का मतलब होता है कि ये रिएक्शन नंबर 1 हो गया, नहीं और ये हो गया रिएक्शन नंबर 2। देखो इसको कैथोड कहें तो इसको क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। पॉजिटिव प्लेट को यहाँ पे एनोड कहते हैं। चलो अब यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तब ओवरऑल रिएक्शन हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो देखो तो निगेटिव प्लेट पर जो रिएक्शन है, नहीं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, 3 इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव प्लेट है उस पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले लॉस और गेन बराबर होना चाहिए। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। चलो इसको 2 से गुना करके पहले लिखो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2Al3+, और यहाँ पर 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। चलो बराबर में क्या आ गया, 2Al लिक्विड, ये आ जाएगा। चलो अब इसको लिखो 3 से गुना करने पर, तो 3 कार्बन सॉलिड, 3 कार्बन सॉलिड माइनस पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, -6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3O पर 2-, 3O पर 2- बराबर 3CO। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, ओवरऑल आपको मिल जाएगा। चलो उतारो, 2Al3+ + 3 कार्बन सॉलिड, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, ध्यान रखना है। फिर प्लस में 3O पर 2- बराबर क्या इधर आ गया, 2
एल्युमिनियम लिक्विड प्लस 3 गैस, ये ओवरऑल आ जाएगा। नहीं, अब इसी को लिखने का एक और तरीका है, जैसे Al3 प्लस है और 3O पे 2 माइनस, इसी को ऐसे लिखा जाता है Al2O3, इन दोनों को मिला के लिख दिए Al2O3 और प्लस 3 कार्बन सॉलिड। नहीं, अब इन दोनों का ही रिएक्शन हुआ, यानी इन दोनों का क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, वैद्युत अपघटन हुआ, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिला, 2 एल्युमिनियम प्लस 3 CO गैस। ये कहाँ मिला, तो ये मिला कैथोड पर, और ये कहाँ मिला, तो एनोड पर। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। इस तरह से हम लोग ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन हम लोग को बुक में दिया रहता है डायरेक्ट, ये सब नहीं दिया रहता है, उतना डिटेल में नहीं दिया रहता है। आपके एनसीईआरटी में आप चेक कर लीजिएगा, इतना डिटेल में आपको नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट ये रिएक्शन आपको दे दिया हुआ कि ये रिएक्शन आपका होता है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एल्यूमिना का अगर हम लोग को वैद्युत अपघटन कराते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट पर एल्युमिनियम जाएगा और पॉजिटिव प्लेट पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा, यानी कैथोड पर एल्युमिनियम मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भाई एल्युमिनियम का अगर हम वैद्युत अपघटन कराते हैं, एल्यूमिना का अगर वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमको कैथोड पर क्या मिलता है और एनोड पर हमें क्या मिलता है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, निगेटिव प्लेट मैंने लिख दिया, पॉजिटिव प्लेट रिएक्शन लिख दिया और ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर कोई गलती उलती होगा सुधार लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, अब यहाँ पर हम लोग क्या कहा जा रहा है कि कैथोड पर जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है वह 1173 केल्विन के उच्च ताप के कारण मेल्ट हो जाता है और बर्तन के तल पर बैठ जाता है। बर्तन तल पर क्या होता है, बैठ जाता है, जहां से बार बार एल्युमिनियम के मेल्ट को निकाल लिया जाता है, नीचे से बार बार निकाल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त एल्युमिनियम लगभग 99.95% शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक, चलो अगले पॉइंट पे आए, और लास्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का, तो लिख रहा है कि वैद्युत अपघटन की यह प्रक्रिया हॉल हेरोल्ट प्रक्रम के नाम से सुप्रसिद्ध है। ध्यान रखना है। तो कोई कोई पूछ देता है कि हॉल हेरोल्ट प्रक्रम क्या है, कोई कोई पूछता है कि हॉल हेरोल्ट प्रक्रम क्या है, तो आप बता देना हॉल हेरोल्ट प्रक्रम क्या है। तो एल्यूमिना से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिना से एल्युमिनियम का निष्कर्षण क्रायोलाइट तथा फ्लोरोस्पार की मदद से करवाने की प्रक्रिया को ही हॉल हेरोल्ट प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो हॉल हेरोल्ट प्रक्रम क्या है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम को निकालना है। नहीं, किसकी मदद से, तो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार की मदद से। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हॉल हेरोल्ट प्रक्रम कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम के प्रत्येक किलोग्राम के लिए, प्रत्येक किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए, नहीं, हम लोगों को लगभग 0.5 ग्राम यानी आधा किलो कार्बन जला देना पड़ता है। देख रहे होते कार्बन कहाँ था, एनोड पर, वही ना जल रहा था भाई, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो जलते जा रहा था। ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम के प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिए कार्बन एनोड का लगभग 0.5 kg कार्बन जल जाता है। नहीं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, नहीं, C+O2 से CO तथा CO2 गैस आपका बन रहा था। ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को लिख रहा है कि 1 kg अगर एल्युमिनियम आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए कितना कार्बन जलाना पड़ेगा, तो लगभग ½ kg यानी 0.5 kg कार्बन आपको लगभग जला देना पड़ेगा। और इसी कारण से बार बार एनोड पर हमको कार्बन रॉड लगाना पड़ता है, क्योंकि कार्बन जलते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर उनको लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना है। ठीक, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एल्युमिनियम का निष्कर्षण भी खत्म कर लिया। तो इस तरह से मेटलर्जी में देखें हम लोगों ने तो जितना भी इंपॉर्टेंट निष्कर्षण था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इतने ही में से आपका क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना है। अब कुछ छोटे छोटे और हम लोग के प्रोसेसेस हैं, नहीं, जिनको हम लोग एक क्लास में मोटा मोटी खत्म कर लेंगे। ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेन जितने भी पॉइंट थे मेटलर्जी में वो सभी आपके खत्म हो गए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।